नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं अपडेट @12। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स के 19वें संस्करण को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया संबोधित। कहा, हम एक ऐसे विकास मॉडल के वाहक जो अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और नैतिकता को करता है संतुलित। एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक जारी। देश भर में एक साथ चुनाव कराने की योजना पर विचार के लिए गठित की गई है संसद की संयुक्त समिति। बैठक में संविधानविद और कानूनविद भी हैं शामिल। गुजरात के केवड़िया में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया उद्घाटन। सम्मेलन में देश भर के 50 से अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति ले रहे हैं हिस्सा। अमरनाथ यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। अब तक 1,45,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 6400 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का 10वां जत्था अमरनाथ गुफा की तीर्थ यात्रा के लिए जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए रवाना। सावन का पहला दिन देश भर में शिव मंदिरों में भक्तों की लगी भीड़। हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा संपूर्ण वातावरण। देश भर में शुरू हुई कांवड़ यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स के 19वें संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। 10 जुलाई को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम को उपराष्ट्रपति ने संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने निजी क्षेत्र को भारत के भविष्य का सह निर्माता बनकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और ऐसे विकास मॉडल के वाहक हैं जो अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और नैतिकता को संतुलित करता है। India is not merely aspiring to become a 5 trillion economy. Size of economy matters, but only to an extent. Becoming economy at number 1 carries a great tag, but then at the end of the day, we have to see ground realization. And therefore, India is on the right path of becoming a trusted economy, a reliable partner in the global value chain, a stable anchor in a volatile world. The world at the moment is in turmoil and turbulence. Global conflagrations show no signs of abating. Supply chains disruption is taking place. In this disturbed scenario, Bharat is a prominent voice that these issues have to be determined by dialogue and diplomacy. These words of Prime Minister Narendra Modi define what we have stood for millennia. उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां समृद्धि में भी एक उद्देश्य है। हम समावेशन के साथ विकास और ईमानदारी के साथ नवाचार चाहते हैं। In this country, we seek prosperity with purpose, growth with inclusion, innovation with integrity. Pyramidal progress is not suited to Bharat. Its ideology, its ethos, its spirit, and its civilizational essence. The development has to be like a plateau, which means people-centric, all benefiting, people getting empowered, people having a sense of belonging to the nation. देश का औद्योगिक विकास सिर्फ सरकार के योगदान से नहीं हो सकता। इसके लिए निजी उद्योग को भी साथ आना पड़ेगा। Government's role in this, friends, is only of an enabler. Heavy obligations are on the corporate world, but government is doing its bit, whether it is the national single window system for clearances, the Gati Shakti infrastructure plan,
the focus on logistics and digital connectivity. The aim is to reduce friction and enhance productivity. This is yielding big results also. But government alone cannot, if I may say so, score the penalty goal. Government by itself cannot take those corners and corner kicks that result in goals. The private sector has a vital role to play, because at the end of the day it is industry that drives innovation, creates livelihoods and builds the architecture of national development. देश भर में एक साथ चुनाव कराने की योजना यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति जेपीसी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JS खेहर समिति के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। ये बैठक नई दिल्ली स्थित संसद भवन एनेक्सी में आयोजित की जा रही है। बैठक का उद्देश्य संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 पर गहन विचार विमर्श करना है, जो देश में एक समान और एक साथ चुनाव की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। बैठक में हिस्सा लेने वाले अन्य प्रमुख विशेषज्ञों में पूर्व राज्यसभा सांसद और संसद की विधि और न्याय से जुड़ी स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर EM सुदर्शन नचियप्पन शामिल हो रहे हैं। उनके अलावा डॉक्टर वीरप्पा मोइली, जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष और संसद की वित्त समिति के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वे भी समिति से संवाद करेंगे और अपने सुझाव देंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुजरात के केवड़िया में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में देश भर के 50 से अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन और विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करना है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत के उच्च शिक्षा तंत्र में बुनियादी बदलाव हुए हैं, जिससे शिक्षा का तंत्र अधिक लचीला, नवाचार प्रेरित और समावेशी बना है। उन्होंने बताया कि कुल छात्र नामांकन अब 4.46 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो 2014-15 के मुकाबले 30% अधिक है। वहीं महिला नामांकन में भी 38% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2047 की भारत की विरासत के ऊपर, संस्कृति के ऊपर हम डेवलप नेशन की परिकल्पना कर रहे हैं। मैं मानता हूं हमारे सामने सबसे जिम्मेवारी शिक्षा जगत को है, उसमें से उच्च शिक्षा जगत को उसको लीडरशिप देने की आवश्यकता है। पिछले 10 साल की 11 साल की समीक्षा करते हैं, आज हम लोगों की 30% इंक्रीज हुई है उच्च शिक्षा की पार्टिसिपेशन। हम 2035 तक इसको 50% तक पहुंचाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को झारखंड की राजधानी रांची में पूर्व क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। पूर्व क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हुए। ये बैठक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय द्वारा झारखंड सरकार के सहयोग से आयोजित की गई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने अपनी वीरता, सटीकता और जाबाजी का अनुभव पूरी दुनिया को कराया है और उनके साहस और पराक्रम के लिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद सेनाओं की वीरता के लिए सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव पारित करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए भारत का आतंकवाद के अंत का मजबूत इरादा पूरी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया है। DRDO की प्रमुख तोपखाना प्रणाली ATAGS भारतीय सेना के तोपखाने के आधुनिकीकरण का नेतृत्व कर रही है, जो एक आधुनिक
मिशन मोड सफलता है। ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के लिए DRDO, भारतीय सेना और सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों को साथ लेकर आती है। तोप बिछाने और गोला बारूद संभालने के लिए अपनी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ ATAGS सबसे कठिन पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में भी विश्वसनीय रखरखाव मुक्त प्रदर्शन सुनिश्चित करती है। देखते हैं रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया ये खास वीडियो। ATAGS, Advanced Towed Artillery Gun System, designed and developed by ARD, DRDO. We have started this project in the year 2012, and then within a span of 10 years, we could complete the total process of design, from design to the manufacturing, testing and induction. It has taken almost 10 years for us for induction of the system. The key features are it's a quite advanced system, and it's the range is 48 kilometers when we use the BB shell configuration, and then we have used in this the 25 liters barrel capacity, and then it's a 52 caliber system. Hence we are able to get this long range in this system. ARD, DRDO is playing a crucial role in Atmanirbharta of our nation, and ATAGS of late the contract is placed on the industries worth of 7,000 crores on both the industries Bharat Forge Limited and Tata Systems Bangalore. The timelines for delivering 307 numbers from both the industries is 5 years, and then approximately it will be 40 guns per year or so have to be developed by both the industries. और आपको बता दें कि अब तक 1.45 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। 6400 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों का 10वां जत्था अमरनाथ गुफा की तीर्थयात्रा के लिए जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ है। जम्मू कश्मीर में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच हजारों श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा की तीर्थयात्रा जारी रखे हुए हैं। अब तक दर्शन करने वाले यात्रियों की जो कुल संख्या है वो 1,45,00,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। 3 जुलाई से शुरू हुई यात्रा के 8वें दिन यानी कि गुरुवार को 17,022 तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। इस बीच अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज तड़के 6,482 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ है। अमरनाथ गुफा की तीर्थयात्रा के लिए कश्मीर घाटी के लिए भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से रवाना हुआ। ये तीर्थयात्रियों का जत्था 10वां जत्था था और इसी बीच श्रद्धेय छड़ी मुबारक भगवान शिव की पवित्र गदा गुरुवार को पहलगाम पहुंची, जिसने अमरनाथ यात्रा से जुड़े प्रमुख पारंपरिक अनुष्ठानों की शुरुआत को चिन्हित किया। ये बेहद खास मौका है जब इस तरीके के जो अनुष्ठान हैं वो इस यात्रा के दौरान किए जाते हैं और इस वर्ष की तीर्थ यात्रा के लिए 4 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है, जो कि 9 अगस्त को समाप्त होने वाली है। और कल पूर्णमासी के साथ आज से सावन का पवित्र माह शुरू हो चुका है। इस अवसर पर देश भर में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ जलाभिषेक के लिए सुबह से जुटी हुई थी। हर हर महादेव के उद्घोष से संपूर्ण वातावरण गूंज रहा था। सावन के पहले दिन से देश भर में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रा करने वाले हजारों लाखों शिव भक्तों के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं झारखंड के देवघर में भी कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं इस बार कांवड़ में ऑपरेशन सिंदूर का रंग भी देखने को मिल रहा है।
सावन का महीना बाबा भोलेनाथ का महीना है और इस महीने को श्रद्धालु साल भर इसका इंतजार करते हैं भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए, उनके जलाभिषेक के लिए, क्योंकि इसका विशेष और ख़ास महत्व होता है। इस पवित्र महीने को लेकर जहां श्रद्धालुओं में खास उत्साह है, वहीं डाक विभाग ने भी इस अवसर के लिए खास तैयारियां की हैं। पवित्र सावन के महीने के मद्देनजर भगवान भोलेनाथ के भक्तों की सुविधाओं के लिए गंगोत्री से गंगा जल की व्यवस्था की गई है। तो ये था अपडेट @12 कार्यक्रम में आज इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सावन के पहले दिन की कुछ विशेष झलकियों के साथ। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।